हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 14 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करें। तो आज की पहली न्यूज़ है, सूरीनाम प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इस साल 2021 का रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस होने वाला है, तो यहाँ पे पहले चीफ गेस्ट के रूप में आने वाले थे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ओके। और आप सभी को पता है कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है, म्यूटेंट कोविड, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है यूके के क्षेत्र में खासकर। तो इस कारण से बोरिस जॉनसन जी ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है और उन्होंने कैंसिल कर दिया है और अब उनकी जगह नए मुख्य अतिथि होंगे भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पे सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी। तो ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी और ये एक भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं सूरीनाम के। बात करें सूरीनाम की, तो यहाँ की कैपिटल है पैरामारिबो और करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। नेक्स्ट अपडेट है, जापारोव सादिर नरगोजोविक हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान। जापारोव सादिर नरगोजोविक को किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो ये हैं जापारोव सादिर नरगोजोविक और इन्होंने अभी हाल ही में जो किर्गिस्तान है वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उसमें जीत दर्ज की है और ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं किर्गिस्तान के। इसके अलावा ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 14 नवंबर 2020 तक और अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये। बात करें किर्गिस्तान की, तो यहाँ की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। नेक्स्ट अपडेट है, फ्रांस हैज़ होस्टेड द 4th वन प्लैनेट समिट। फ्रांस ने चौथे वन प्लैनेट समिट की मेजबानी की है। तो अभी हाल ही में वन प्लैनेट समिट का चौथा संस्करण हुआ था और उसको होस्ट किया यानी उसे आयोजित किया था, मेजबानी की गई थी उसकी फ्रांस के द्वारा। तो इसके लिए थीम रखी गई थी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। थीम जरूर याद रखिएगा। तो इसे मेनली ऑर्गेनाइज कराया गया था फ्रांस की सरकार के द्वारा, उनके साथ ही यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसे ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया था? इसका मेन एम था जो पूरे विश्व भर की बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया था इस समिट को। तो इस समिट को ऑर्गेनाइज कराया गया था फ्रांस के द्वारा और इसे इनॉग्रेट किया गया है जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उसके साथ ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और उनके साथ ही जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास के द्वारा। बात करें फ्रांस की, तो कैपिटल है पेरिस, प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कैस्टेक्स और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई विदेश व्यापार नीति 2021-26 की घोषणा की है। तो ये जो नई पॉलिसी आई है न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021-26, इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत है उसको जो एम है भारत का $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, उस गोल को आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो भारत ने घोषणा की थी कुछ ही दिनों पहले कि 2024 तक जो है भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और इसी कारण से इस चीज़ में आसानी लाने के लिए नई पॉलिसी लाई गई है। तो इस पॉलिसी से जो एक्सपोर्ट है उसमें बूस्ट लाया जाएगा यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है उसको भी इन्हांस किया जाएगा। इसके अलावा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का सेक्टर है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे के इसका जो ऑपरेशन होता है इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा। और जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब है ये एक तरह से मेजर रोल प्ले करने वाले हैं इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। बात करें कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर की, तो ये हैं पीयूष गोयल जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सोम प्रकाश और हरदीप सिंह पुरी जी। नेक्स्ट अपडेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ बसंत दादा नागारी सहकारी बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल किया है इस बैंक का जिसका नाम है बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक और ये महाराष्ट्र का बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है। और अब जबकि लाइसेंस रद्द हो गया है तो ये जो बैंक है ये किसी भी तरह का बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी नए डिपॉजिट नहीं ले सकता है और अगर पहले से कोई डिपॉजिट है तो उनका रीपेमेंट नहीं कर सकता है। और उसके बाद जो यहाँ पे डिपॉजिटर हैं
ओके, जिनके भी पैसे यहाँ पे जमा हैं, तो करंट फाइनेंशियल पोजीशन में ये जो बैंक है उनके जो डिपॉजिटर के पैसे हैं उनको वापस नहीं कर पाएगा। तो बात आती है कि जो यहाँ के डिपॉजिटर हैं जिनके पैसे यहाँ पे जमा हैं उनका क्या होगा। तो आपने सुना होगा DICGC का नाम, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का। इसका काम होता है जो भी डिपॉजिटर के पैसे वहाँ पे जमा होते हैं उनका इंश्योरेंस करना। तो जो भी डिपॉजिटर हैं जैसे कि जिनके 5 लाख रुपए तक के जिनके डिपॉजिट है वहाँ पे, तो उनका जो रीपेमेंट है वो DICGC के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा 99% लोग से ज़्यादा कस्टमर जो है इनको फुल रीपेमेंट किया जाएगा DICGC के द्वारा। बात करें RBI की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में। ओके, यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपडेट है ICRA प्रोजेक्ट्स इंडिया GDP टू एक्सपांड बाई 10.1% इन फिजिकल ईयर 2022। ICRA ने वित्तीय वर्ष 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10.1% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में भारत की डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी जिसका नाम है ICRA के, तो ICRA रेटिंग ने अभी हाल ही में अपना अनुमान लगाया है भारत के सकल घरेलू उत्पाद को लेके। तो उनके अनुसार वित्तीय वर्ष 22 में जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 10.1% की ग्रोथ देखी जाएगी। ओके, इसके अलावा जो ICRA है इन्होंने पहले प्रिडिक्शन दिया था प्रेजेंट में जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 यानी 2020-21 के सत्र के लिए, वहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया था कि जो GDP है भारत की उसमें 7.8% की गिरावट आएगी और अब 2021 और 22 के सत्र के लिए अनुमान लगाया गया है कि 10.1% की दर से GDP ऊपर उठेगी। बात करें ICRA की, तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में और यहाँ के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर हैं अरुण दुग्गल। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर अजय कुमार को चेयर्स द 13th इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग। डॉक्टर अजय कुमार जी ने 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में 13वीं डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड हुई थी पूरी वर्चुअल फॉर्मेट में और इसमें भारत की तरफ से इसको को चेयर किया भारत के डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार जी ने और वियतनाम की तरफ से इसे को चेयर किया जो वियतनाम के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल एनगुएन ची विन ने। तो ये जो डायलॉग हुआ यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ ने अलग अलग अपने व्यूज़ रखे और उन्होंने अपना सेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया। जो भी अभी प्रेजेंट में दोनों ही देशों के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन हो रहा है तो दोनों ही देश एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं। और इसके अलावा जो भी बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव चल रहे हैं दोनों ही देशों के बीच में उनमें रिव्यू किया गया, उनको देखा गया कितनी प्रोग्रेस है उन चीज़ों में और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि फ्यूचर में आगे चल के ये जो इनिशिएटिव डिफेंस कॉरपोरेशन के क्षेत्र में चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में इनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। दोनों ही देश ज़्यादा इंगेजमेंट करेंगे इस क्षेत्र में। बात करें वियतनाम की तो है कि कैपिटल है हैनोई, प्राइम मिनिस्टर हैं एनगुएन जुआन फुक और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट अपडेट है सेकेंड एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 हेल्ड ऑन 12th and 13 जनवरी 2021। 12 और 13 जनवरी 2021 को तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है सी विजिल इसका क्या काम होता है, क्यों ऑर्गेनाइज कराई जाती है ये? तो ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है ऐसा क्षेत्र देखने के लिए, मतलब भारत के ऐसे स्टेट जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, जो कोस्ट लाइन है भारत की, वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए जो मिलिट्री है और जो डिफेंस है वो कितना ज़्यादा तैयार है। अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई लड़ाई की नौबत आ जाती है या कुछ भी अटैक होता है तो उस सिचुएशन से निपटने के लिए जो मिलिट्री है और डिफेंस है कितना ज़्यादा तैयार है, ये चीज़ चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है सी विजिल। और इस साल इसका ये दूसरा संस्करण आयोजित कराया गया था 12 से 13 जनवरी 2021 को। उसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है ये एक बिल्डअप का काम करेगी, जो नेक्स्ट स्टेप है यानी अगला लेवल है इस एक्सरसाइज का, जिसे कहा जा रहा है ट्रोपेक्स यानी कि थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जो कि जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकती है। इसके अलावा ये दूसरा संस्करण था। इसके पहले जो सी विजिल का पहला संस्करण था ये ऑर्गेनाइज कराया गया था जनवरी 2019 में और अब 2021 में दूसरा संस्करण आयोजित कराया गया है। तो इसमें लगभग भारत के 13 कोस्टल स्टेट्स यानी कि ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो कि समुद्र से लगे हुए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा जो मैरीटाइम स्टेक होल्डर हैं
जैसे कि जो फिशिंग डिपार्टमेंट है और कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, समुद्र के आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो भारतीय नेवी है, भारतीय कोस्ट गार्ड है और जो कस्टम है, वहाँ के एसेट्स यूज़ किए गए इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट अपडेट है, प्रकाश जावड़ेकर हैज़ रिलीज्ड मैनेजमेंट रिपोर्ट ऑन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। प्रकाश जावड़ेकर जी ने राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये रिपोर्ट जारी की है भारत के लगभग 146 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के मैनेजमेंट के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क हैं इंडिया के, तो जो ये डेवलप कर रहे हैं, जो फल फूल रहे हैं, इनका मेन रीज़न है लगभग 60% लेपर्ड्स यानी चीता की पॉपुलेशन, उसके अलावा 70% एशियाटिक लॉयंस, उसके अलावा 70% ग्लोबल टाइगर्स की पॉपुलेशन। तो ये 3 मेन रीज़न हैं जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इनके डेवलप के लिए। उसके अलावा यहाँ पे रैंकिंग भी दी गई इंडिया में टॉप 5 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की। तो पहले नंबर पे रहा था तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसको पॉइंट मिले हैं 84.17। दूसरे पे रहा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसका पॉइंट था 84.17। उसके बाद तीसरे नंबर पे रहा है सिंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसका स्कोर था 82.50। चौथे नंबर पे रहा रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल का है, इसका स्कोर था 81.03। और पाँचवें नंबर पे रहा जल्दापारा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल का है, इसका स्कोर था 80.83। उसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर जी ने यह भी बताया कि अब इस साल से यानी 2021 से हर साल पूरे भारत में टॉप 10 की रैंकिंग बनाई जाएगी, यानी कि जो नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनकी टॉप 10 की रैंकिंग बनाई जाएगी इस साल से। नेक्स्ट अपडेट है, मणिपुर सेलिब्रेटेड चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। मणिपुर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चेरी ब्लॉसम माओ उत्सव मनाया। तो जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इस फंक्शन को। और जो मणिपुर का सेनापति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक एरिया है माओ, और माओ फेमस है वहाँ के चेरी ब्लॉसम के लिए। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये चेरी ब्लॉसम है, चेरी ब्लॉसम का प्लांट है और इस प्लांट को जापान में सकुरा के नाम से जाना जाता है। तो इसी का एक फेस्टिवल होता है जिसे कहा गया है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था पेंडेमिक के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अब इस फंक्शन को मनाया गया है। तो सबसे पहली बार इस फंक्शन को 2017 में मनाया गया था मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा, और तब से हर साल इसे मनाते हैं मणिपुर में। और इसका मेन मकसद है मणिपुर में टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। बात करें मणिपुर की तो कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश टू बी इंडियाज़ फर्स्ट चीता सेंचुरी। मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनेगा। तो जो मध्य प्रदेश का स्टेट है वहाँ की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी पहले जिसका नाम था कूनो पालपुर। तो एक्चुअली में 2018 में ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी इसे अपग्रेड करके एक नेशनल पार्क बना दिया गया था, और अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है कि इसे एक चीता सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जाएगा और ये भारत का पहला चीता सेंचुरी बन जाएगा। इसलिए नाम याद रखिएगा, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। बात करें मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है, जिगमेट डोलमा फ्रॉम लद्दाख विंस 4th पोजीशन इन द ढाका मैराथन 2021। लद्दाख की जिगमेट डोलमा ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये हैं जिगमेट डोलमा और ये लद्दाख पुलिस में एसपीओ हैं, और अभी हाल ही में हुई थी ढाका मैराथन 2021 ढाका में, और उस मैराथन में इन्होंने 4th पोजीशन प्राप्त की है, यानी चौथे नंबर पे रही थी ये। उसके अलावा ये जो मैराथन है इसमें बात करें कौन फर्स्ट आया, तो जो मेंस की कैटेगरी थी वहाँ पे मोरक्को के हिशम लकोही फर्स्ट नंबर पे रहे। वहीं वुमेंस कैटेगरी में बात करें तो केनिया की एंजेला जिम असुंडे, इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की। उसके अलावा फुल मैराथन की बात करें तो जो सार्क की कंट्री मेंबर्स हैं उनमें, और जो लोकल रनर यानी बांग्लादेश के रनर हैं उनमें बात करें तो इस कैटेगरी में भारत के बहादुर सिंह जो हैं ये फर्स्ट पोजीशन पर है मेंस कैटेगरी में, और वहीं वुमेंस कैटेगरी में नेपाल की पुष्पा भंडारी रही फर्स्ट नंबर पे।
नेक्स्ट अपडेट है ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी टर्न्स 100। सबसे पुरानी जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्नेस केलेटी 100 वर्ष की हुई हैं। तो ये हैं एग्नेस केलेटी और एक्चुअली में ये हैं हंगरी की के और हाल ही में ये 100 साल की हुई हैं। और ये जो ओलंपिक चैंपियंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा एज वाली ओलंपिक चैंपियन हैं। ओके, तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो ओलंपियंस हैं हंगरी के उनमें से एक हैं। इन्होंने हंगरी के लिए जिम्नास्टिक में 10 मेडल जीते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेट करती थी ये। और जो 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक गेम था, उसके अलावा 1956 का जो मेलबॉर्न ओलंपिक गेम्स था, वहाँ पे दोनों जगह मिला के इन्होंने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल्स थे। और जब इनकी उम्र 35 साल थी उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा उम्र वाली फीमेल जिम्नास्ट बनी थी जिन्होंने ओलंपिक टाइटल जीता था। नेक्स्ट अपडेट है एस वाई कुरैशी ऑथर द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। एस वाई कुरैशी जी ने द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक किताब लिखी है। तो ये जो एस वाई कुरैशी जी हैं ये भारत के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं और इन्होंने हाल ही में ये किताब लिखी है। और ये जो किताब है इसे पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा। उसके अलावा जो एस वाई कुरैशी जी हैं ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो इनका कार्यकाल था 30 जुलाई 2010 से लेके 10 जून 2012 तक का। नेक्स्ट अपडेट है पुलिट्जर प्राइज विनिंग ऑथर एंड जर्नलिस्ट नील सिहान पास्ड अवे रिसेंटली। पुलिट्जर पुरस्कार विजेता लेखक और पत्रकार नील सिहान का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं नील सिहान और इन्होंने एक्चुअली में 1989 में पुलिट्जर प्राइज़ और उसके साथ ही नेशनल बुक अवार्ड जीता था इनकी बुक के लिए, जो कि थी अ ब्राइट शाइनिंग लाइट जॉन पॉल वैन एंड अमेरिका इन वियतनाम। ओके, तो ये इनकी बुक का नाम था, इसी के लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ और नेशनल बुक अवार्ड दिया गया था 1989 में। और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनका नाम था नील सिहान। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।